अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे। आज के दिन हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल हुआ और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि वाइब्रेंसी देखी गई। कल के प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज मार्केट ने दोबारा से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करके फाइनली एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोज किया। 100 एंड अबव पॉइंट्स का इजाफा यानी कि एक फ्लैट नोट देखा गया। अमिट पॉजिटिविटी एक आज के दिन देखी गई है। 93,000 का लेवल इंटैक्ट है, 93,300 देर अबाउट। और साथ साथ जो मार्केट में एक स्टैंस है वो हम कह सकते हैं अगेन एक दिन के बाद ही दोबारा एक बुल रैली या एक बुल रन जो है वो आ गया है मार्केट के अंदर। तो यकीनन जो इस वीक के अंदर दो सेशंस रह गए हैं और आज की अपडेट के मुताबिक मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखी गई है। सो मजीद भी बात करेंगे मार्केट के हवाले से, लेकिन एक टॉपिक जिसको डिस्कस करना आज के दिन भी ज़रूरी है वो ये है कि COP29 जारी है और 2 दिन में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एड्रेसेस हुए उसके अंदर एक बात वाजे थी कि पाकिस्तान के साथ जो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक हमने एक इश्यूज़ को भुगता है उसको सेटल डाउन करना ज़रूरी है। पास्ट 27 COP27 एंड COP28 के अंदर जो रिक्वेस्ट की गई थी उनको भी फुलफ़िल करना, लॉस एंड डैमेजेस फंड्स के जो फुलफ़िल करना वो ज़रूरी है। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक हमें चेंज होना ज़रूरी है। हम चेंज होंगे तो उसमें यकीनन वो मुल्क जो इससे अफेक्टेड हैं या वो मुल्क जो इससे ख़ास कर डायरेक्टली इम्पैक्ट लेते हैं उनकी हम कह सकते हैं माली मुआवमत करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ अगर हम बात करें कि कार्बन जो मार्केट्स हैं उसके क्लीशेज़ बनाने चाहिए, उसके कुछ रूल, उसकी कुछ डायमेंशंस बतानी चाहिए कि मार्केट के अंदर ये जो है वो कार्बन इमिटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी देखना होगा और जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके उन कंट्रीज़ का साथ देना होगा जो इससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। साथ साथ मार्केट के ऊपर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जैसे फंड्स के हवाले से या टैक्सेस के हवाले से कहा गया तो वो भी नीड ऑफ द आवर है। सो आज इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे कि कौन से अडेप्टेशन प्लान्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को, जो उन कंट्रीज़ को जो कार्बन एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो 0.5% भी एक कार्बन एमिशन में हिस्सा नहीं डाल रहा और उसके बावजूद उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा हम भुगतते हैं। लास्ट 2 ईयर्स बैक हमने एक मानसून सीज़न हमारे लिए बहुत जहमत बन गया था, आपको याद होगा। फ्लड से पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए थे। तो ये देखना ज़रूरी है कि हमें कार्बन एमिशन कंट्रीज़ हैं उनको इस चीज़ पर थोड़ी नज़रसानी करनी होगी कि आने वाले दिनों में जो कार्बन या जो एक हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक एक्शंस हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान खान साहब ने, आप हैं एनवायरमेंटलिस्ट, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद ओवर स्काइप हमारे साथ COP29 में ही शिरकत करने गए हुए हैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब, इकोनॉमिस्ट हैं आप, उनको भी हम वेलकम करेंगे। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मार्केट अपडेट्स देखते चले जो आज हमारी स्क्रीन पर आपके सामने हैं और मार्केट का ओवरव्यू जो मौजूद है हमारे पास। सो वी हैव हियर मार्केट इंडेक्स। जी, मार्केट ओपन हुई 93,224.56 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 93,803.58। आप जो कल से थोड़े से चेंजेस जो है वो आज देख सकते हैं। लोअर वाज 92,943.07 एंड फाइनली क्लोजर 93,355.42 का, यानी कि 130.86 का इजाफा देखा गया। चलें जी, ये मार्केट इंडेक्स आज हमने स्क्रीन पर देखे अपने। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर शुमाइल साहब से सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ और उनसे पूछूँ कि डॉक्टर साहब, एक तरफ हमारे पास ये COP29 जारी है और दूसरा ये कि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेसेस किए और कुछ मुलाकातें भी हुई और कुछ जो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों पे एम्फेसिस किया गया कि हमें अब जो क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट जो इश्यूज़ हैं उनके एक्शंस से बचने के लिए कुछ एडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी। तो क्या लगता है आपको किस किस्म की एडेप्टेशंस होनी चाहिए और ऐसी समिट्स या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस एक हम कह सकते हैं कितना कॉन्क्रीट स्टेप्स हो सकती हैं टुवर्ड्स अहेड? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो जिसे कहते हैं रीसेंट हमारी मेमोरी है वो तो फ्लड्स की है 2022 के, और उसके बाद जो सीरियसनेस है उसके बाद हमारी तरफ भी और दुनिया की भी, यूनाइटेड नेशंस की भी और ममालिक की भी बढ़ी। लेकिन अडेप्टेशन की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे अहम चीज़ है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जो कि अब सारी दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो इस लेवल की इंफॉर्मेशन
कि पता चलना कि जो वेदर्स हैं उनमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, या चाहे वो हरिकेन हैं, चाहे वो सुनामी हैं, चाहे आपके हैवी डाउनपोर है, उसके लिए तैयारी करना, और उसके साथ साथ जो मैसेज हैं जो डायरेक्ट इफेक्टीज हैं उनको टाइमली मोबिलाइज़ करना या उनको मूव करना, इन हार्म्स वे से दूर करना, ये सबसे एक अहम एडेप्टेशन है, यानी वो टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है, हम चूँकि एक नहरी निज़ाम हमारा बहुत बड़ा है, और अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़े ग्लेशियर्स का जो एक ही जगह पे यानी कि मौजूद हैं, वो पाकिस्तान का डायरेक्टली हम पे इम्पैक्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो पिघल रही है बर्फ़, माहौल में गर्मी में इजाफे की वजह से वो इम्पैक्ट है। तो उसके लिए तैयारी करना कि वो जो रिवर बैंक्स हैं उनको तैयार करना, वहाँ पर ऐसी पॉपुलेशंस जो हैं जो किसी वजह से रिवर के रन ऑफ रिवर के अंदर हैं या किसी जगह पर मौजूद हैं, उनको दूर करना, सेफ्टीज़ करना, ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर इन केस ऑफ फ्लड्स जो हमारे डिज़ास्टर प्रोग्राम है उसके पास वो सारी प्रोविजंस का होना, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अडेप्टेशन की हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम है कि मज़ीद जो माहौल को इजाफ़ा कर रहे हैं, जो पिछला वाला है उसके तो अभी नुकसानात हैं जो हम और दूसरे ममालिक बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फर्दर जो उसमें एमिशंस हैं उनको कट करना, जो कि इस COP 29 के अंदर भी और इससे पहले भी यानी कि जो मेन एजेंडा पॉइंट्स हैं उनके अंदर यही है कि तमाम ममालिक जो हैं अपने एमिशंस को कम करें, कट करें, और ग्रेजुअली अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं, दूसरे एनर्जी मिक्सेस की तरफ जाएं जिसके अंदर डायरेक्टली जो एमिशंस हैं वो कम हो, इंडस्ट्रियल और जो एमिशंस हैं उनको कम करें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं डॉक्टर इरफान साहब से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब एक मौसमियाती तब्दीली जो डॉक्टर शुमाइल ने उसको एक टच भी किया और बताया भी कि ये हो सकती है और इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो जारी होना चाहिए। तो आप हमें ये बताइए कि जो ये समिट्स चल रही हैं इनका एक पर्पस जो है वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से जो न्यू क्लाइमेटिक एक्शंस हैं उनके ही हम थॉरली उनके साथ साथ ही चीज़ों को जो है वो फ़ौरन अडेप्ट कर लें। तो हमारे पास क्या अभी सिस्टम मौजूद है और हम किस तरीके से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें तो अब कहते हैं ना टाइम भी नहीं मिलते और उससे पहले ही हमारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल मैस हो जाती हैं। लास्ट फ्लड में भी याद होगा आपको कि हमारे पास बिल्कुल भी हमें बैक टू बैक इतनी ज़्यादा मानसून का एक सीज़न था या इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उससे कैसे निपट सके, और उसके बाद फिर हमने काफ़ी ज़्यादा एक खड़ी फसलें भी हमारी तबाह हो गई, बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकली हमें एक डिज़ास्टर हम कह सकते हैं सिचुएशन विटनेस करना पड़ी। इससे बहुत शुक्रिया। इसके 2-3 पहलू हैं। अगर हम एक बैनुल-अक़वामी जिस तरह कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको अगर हम लें, और एक हमारे अपने कौमी सतह पर, और फिर ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन आजकल जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो कोई फ्री लंच नहीं है, दैट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर हम लें इस वक्त, तो इस कॉन्फ्रेंस में बाकू में वो सबसे बड़े बड़े जो मेन प्लेयर थे, जो कल्प्रिट्स हैं, वो सारे एब्सेंट हैं। सर वो तो ठीक है और है, जिन्होंने वो हमें तो एहसास दिलाना पड़ेगा ना, एहसास दिलाने के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एहसास दिलाने के साथ यही होता है कि हर साल ही होती है, उसमें कुछ प्लेजेस होते हैं, कुछ वादे किए जाते हैं, फिर अगले साल आता है कि जी वो वादे पूरे नहीं हुए, फिर रह गए। ये तो उसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट है कि वो हम जो चाहते हैं अडेप्टेशन की तरफ, कि अडेप्टेशन में हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पास जो कि वसाइल की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लेशियर्स का, अभी उन्होंने ताजिकिस्तान की प्रपोजल पे अगले साल को 2025 को ग्लेशियर्स की प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन का साल करार दिया है, इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और टेम्परेचर जो बढ़ा, वो जो 1.5 का टारगेट था वो तो पूरा नहीं होगा, इसका मतलब है और पिघलेंगे। जब वो पिघलेंगे तो अल्टीमेटली सैलाब ही आएंगे। जब सैलाब आएंगे तो डॉक्टर साहब ने एक जिक्र किया कि एम्बैंकमेंट्स वगैरह हो, लेकिन उसके साथ ये है कि वही सैलाब का जो पानी है, अगर हमारे पास कोई फ्लड प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म नहीं है, किसी रिजर्वायर की शक्ल में, किसी डैम की शक्ल में, कोई स्टोरेज कैपेसिटी की शक्ल में, तो वो तबाही है। और अगर वो हमारे पास मौजूद हैं तो ड्राउट का सीज़न जब आता है, अंडर दी क्लाइमेट इम्पैक्ट जब आएगा, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग भी बन सकते हैं कि जब हमें वाटर चाहिए तो रेगुलेटेड हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे घर में एक ऊपर टैंक है एक नीचे टैंक है, अगर 1-2 दिन म्यूनसिपैलिटी की वाटर सप्लाई बंद भी हो जाए और हमारा टैंक अगर फिल हो तो पता नहीं लगता। तो अब यही सिलसिला इस लेवल पर है। उसमें देखें, ये जितना भी फ्लड प्रोटेक्शन का हो, एम्बैंकमेंट का हो, रिजर्वायर्स डेवलपमेंट का हो,
इट कॉस्ट ह्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अमाउंट है उसमें वो बहुत बड़ी है। अच्छा, अब ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बन फाइनेंस और क्लाइमेट फाइनेंस, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। राइट मैं डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हम किस हिसाब से चलें, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे कुप अप कर सकते हैं ये जो क्लाइमेटिक एक्शंस है, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको कैसे टैप किया जाए, और हमारी जो तैयारी है वो क्या होनी चाहिए। जैसे आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम का ही फरमाया उससे पहले, तो ऑफ कोर्स वो तो होना ही चाहिए और लोगों की जान सबसे पहले अहम है। उसके बावजूद थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर, थोड़ा बिजनेसेस के ऊपर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। और हर साल अगर ऐसे इंसिडेंट्स या नेचुरल डिज़ास्टर्स होते रहेंगे तो उनसे बचने के लिए हमें अपनी तैयारी भी करना पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो चूँकि हमारी पूरी इकॉनमी का जो दारोमदार है वो है ही एग्रीकल्चर, हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क हैं। हम ख्वाहिश तो रखते हैं इंडस्ट्रियल होने की, लेकिन अभी भी हम एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। तो जो फ्लड्स पहले भी आए वो डायरेक्टली क्रॉप डिस्ट्रक्शन, क्रॉप आउटपुट, लाइफ स्टॉक डिस्ट्रक्शन और उसके साथ लाइवलीहुड, ये तमाम चीज़ें जो हैं मुंसलिक हैं आपकी इकॉनमी के साथ और आपके आउटपुट के साथ और जीडीपी के साथ। ये तो डायरेक्ट आउटपुट कम होने से, जीडीपी कम होने से आपके नुकसानात, उसके साथ साथ आपके एक्सपोर्ट, कमोडिटीज़, लोकल आपकी खपत उन तमाम अशिया की, और उसके साथ साथ फिर जो उसकी जो फॉल आउट है जिसमें आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, आपके मुल्क की तमाम जो ड्रग इससे डिज़ास्टर से रिलेटेड तमाम इदारे हैं या फ़ौज है या और वो तमाम उनका डायरेक्टली इम्पैक्ट, और फिर उसके बाद जो लोग लाइवलीहुड लूज़ करते हैं उनके लिए आपने कुछ ना कुछ वसाइल। तो ये तमाम आपकी जीडीपी के ऊपर, यानी कि जो 2022 के जो फ्लड्स थे उसका जो तखमीना है वो तकरीबन 29 बिलियन तक जाता है। और अगर हम आगे भी देखें, आगे का फोरकास्ट भी देखें, तो आगे हमारी जो इकोनॉमिक आउटपुट है उसमें 18 से 20% तक कमी होने के इम्कानात हैं ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स। अगर माहौल जो है इसी तरीके से बतदरीज वर्ष होता रहा और हमें उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता रहा। अब सवाल ये है कि जो मैं तसलसल लेके चलूँगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डेफिनेटली हमें जो फ्लड्स आ रहे हैं, अब वो ग्लेशियर्स में पानी जो है वो हमारा स्टोर्ड है, और वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इस मुल्क के लिए था कि वो पानी पिघलता है और वो हमारी नहरों में आता है और उससे सरियाब होता है हमारा तमाम जो एग्रीकल्चर बेसन है। अब उसके लिए स्टोरेज बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, और वहीं पे आके वो फाइनेंसिंग की बात है कि वो फाइनेंसिंग ही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र कर रहे हैं इस कॉप 29 के अंदर, कि हमें वो फाइनेंसिंग दी जाए जिसके ज़रिए हम अपने आप को तैयारी कर सकें, और उस तैयारी में हर मुल्क के अपने अपने मसाइल और उनकी सिचुएशंस डिफरेंट है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम रेजर्वायर्स मज़ीद बनाएं, ताकि वो जो दुनिया का थर्ड पोल है वो जैसे जैसे पिघल रहा है और वहाँ से वो पानी आता रहेगा, हम उसको दोबारा फ्रीज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो माहौल है, वो तब्दील हो रहा है। तो वो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। एम्बैंकमेंट का मैंने जिक्र किया, लेकिन असल चीज़ यही है कि वो पानी बहुत थोड़े वक्त में बारिश भी होगी। और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि जब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है गर्मियों में, और वो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो बारिश होती है बाद में नमी बढ़ती है और बारिश जो है वो हैवी होती है। इसी वजह से हमने अभी देखा कि यूरोप में भी बहुत हैवी किस्म की भी बारिशें हुई और फ्लड्स अभी हालिया चंद माह में हमने देखा है कि उसका भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि अब सीरियसनेस शायद इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मजीद बढ़ेगी, बिकॉज हालिया जो, और हमें दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो शामिल हो रहे हैं लेकिन वो कंट्रीज़ शामिल नहीं हुए, वो भी आएंगे, यकीनन आएंगे, और अपनी आवाज़ तो पहुंचानी चाहिए, एटलीस्ट आपने जो प्लेटफॉर्म्स आपको मैसर है उस तक पहुंचानी चाहिए। उसके बाद यकीनन कोई ना कोई सुनवाई तो होगी। डॉक्टर इरफान साहब से पूछूंगी मैं, डॉक्टर साहब हमारे पास जो हम कार्बन एमिशन में 0.5% भी नहीं है, उसके बावजूद हमें ये सब सहना पड़ता है, तो कंट्रीज़ को एक्चुअली जो कंट्रीज़ कार्बन एमिशन कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए भी तो कोई एडेप्टेशन प्लान्स होने चाहिए, उनको सबसे पहले फिलफॉर क्या करना चाहिए? आपकी क्या सजेशंस है? देखिए, उनके लिए तो अडेप्टेशन प्लान नहीं है, उनके लिए मिटिगेशन प्लान है जो वो हमारे में थोप रहे हैं। अडेप्टेशन प्लान जो हमारे क्रिटिक्स के अलावा सजेशंस भी तो देना। सजेशन उसमें ये है कि अपने जो कार्बन कंट्रोल मेजर्स हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी वो अपनी चेंज करें, रिप्लेस करें।
हम आ रहे हैं कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की तरफ आ रहे हैं, अडेप्टिव मेजर्स की तरफ आ रहे हैं, अडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ की तरफ आ रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि एक चीज़ हमारे यहाँ पहले से है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो हाईली वाटर इंटेंसिव है, उसमें एफिशिएंसी हमारी बहुत पुअर है। हम उसको इम्प्रूव करें। हमारे जो फार्मर्स हैं उनको स्ट्रेटजीज़ जो हैं कि ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि जैसे पूरा जो साइकिल है हमारा ग्लेशियर के पिघलने से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से चेंज होने से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क आएगा, यील्ड अल्टीमेटली इकॉनमी इफेक्ट करेगी। इन सारी चीज़ों को हम सामने रखते हुए उनको भी बताना कि भाई इस महीने में बारिश होती थी, जैसे मानसून कहते हैं जी सावन आया, अब नहीं आ रहा सावन में, तो कैसे आपने स्विंग और उसको चेंज करना है। तो ये भी बड़ी ज़रूरत है हमारे लिए एडेप्टेशन में। बाकी तो हम और बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह काफ़ी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे एमिशन कंट्रोल कर रहे हैं, वो अगर से मिटिगेशन में आता है, लेकिन अडेप्टेशन हमारा जो मसला है उसमें स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर हैं, और इसी किस्म की जो हमारी और हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के जो कार्बन दूसरे जनरेट कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लें हम। बिल्कुल आपने सही फरमाया। चलिए गुफ्तगू जारी है और अभी फर्दर डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कमोडिटी अपडेट्स देखते चलते हैं कि आज की मार्केट में कमोडिटी अपडेट्स क्या रहे हैं और हमारे पास स्क्रीन पर क्या मौजूद है। सो कमोडिटी अपडेट्स में लेट्स सी जी, गोल्ड की पर तोला प्राइस आज के दिन लोकल मार्केट में 2,75,350 रुपीज़ है, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,36,068 रुपीज़ आज की लोकल मार्केट के रेट्स हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट है, ये डॉलर में रेट मौजूद है 2607.36 डॉलर, और ऑयल WTI पर बैरल 68.14 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 72.3 डॉलर्स। आज की मार्केट के रेट्स आप देख सकते हैं। गोल्ड प्राइसेस एज वेल एज ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें शो कर रहा है। थोड़ा सा ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छा साइन है कि जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस में कमी आएगी, जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कम होंगे, लोकल मार्केट में भी यही चीज़ हमारे सामने आएगी और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इससे कम होती हुई दिखाई देगी। सो मैं डॉक्टर शुमाइल से ही पूछूंगी, डॉक्टर साहब अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेटिक थिंग्स, अब थोड़ा सा अगर हम इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो क्या लगता है आपको कि जो ये कमोडिटी रेट्स हमें जो थोड़ा सा दिख रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है वो इससे डाउनवर्ड पुश होगी, क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे लिए, जैसे हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं और ये तमाम चीज़ें? देखिए अभी तो इस वक्त सिचुएशन हमारी मैक्रो इकनॉमिकली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ी है, क्योंकि अभी हालिया हमने देखा इंटर बैंक रेट्स भी कम हुए, आपने भी खुद ही शेयर किए, ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं, मार्केट की सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हैविंग सेड दैट, हम चूँकि IMF प्रोग्राम में हैं, IMF की टीम पाकिस्तान में है, अब हाउ इज़ दैट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हम उसका हिस्सा हैं, तो ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। बट अच्छी न्यूज़ है फॉर नाउ, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब यही स्टेबिलिटी जो है इसके ऊपर हम बिल्ड कर सकेंगे, एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़ सकेंगे। और हैविंग सेड दैट, चूँकि इलेक्शंस हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका भी एक जियोपॉलिटिकल दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आना है, और आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, यानी इस क्वार्टर के अंदर, हम डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि ये डाउनवर्ड ही होगा। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, वो जो रिसेशन के खतरात थे वो सब टल गए हैं, आप हाँ, मेरी तो यही उम्मीद है, और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एग्री विद दैट सेंटिमेंट। सो फॉर नाउ आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव। बट हैविंग सेड दैट, हमारा जो काम है, हमारा जो होमवर्क है एज अ स्टेट, वो हमारे सामने है। हमने अपने अखराजात को कम करना है, हमने अपनी आउटपुट्स को बेहतर करना है, और अगर मैं वापस इस डिस्कशन को खींच के लाऊं क्लाइमेट की तरफ, तो जहां हमने रिस्क को कम करना है, अडेप्ट करना है, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमें मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। मसलन इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो स्मॉग की वजह से इफ़ेक्टेड है, ठीक है। हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद किए हुए हैं, पंजाब में और मुख्तलिफ सूबे भी इम्पैक्टेड हैं और वर्स्ट सिचुएशन है। इसके लिए हमें कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो गाड़ियाँ या जो ऑटोमोबाइल्स, जो ट्रक्स, जो व्हीकल्स मौजूद हैं, उनके ऊपर फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत है। उसका कॉस्ट भी जो है वो हमने नहीं उठाना, वो कॉस्ट भी जो जस्ट लाइक एक गाड़ी की सर्विस कोई कराता है, वो उसी की ज़िम्मेदारी है कि उसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ठीक हो, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ने करनी है। तो इस तरह से हम अपने बहुत से ऐसे एक्शंस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करते रहें कि हम कॉप के थ्रू हम जिन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन वो थोड़े आएंगे,
we have to help ourselves and we have to find solutions within the resources available to us. अच्छा, मैं डॉक्टर इरफान साहब से भी पूछूंगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ हमारे पास जो अब थोड़ा सा इन्होंने ऑटोमोबाइल का जिक्र ही किया है, तो थोड़ा सा लाहौर सिटी की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा हमें स्मॉग से बचने के लिए और क्लाइमेटिक एक्शन से बचने के लिए हमें ज़रूरत है ईवी कार्स की तरफ, यानी कि थोड़ा सा हम अपने जो पावर जनरेशन है इसको भी देखें, फॉसिल फ्यूल से जो बिजली बनती है उसको भी देखें। इतने हार्ड मेजर्स, और जैसे शुमाइल दाऊद साहब ने कहा कि यकीनन हम अगर ये फ़िल्टर वाला जो एक सोल्यूशन है इसको भी अडॉप्ट कर लें, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी अडॉप्ट करें, कुछ बड़ी चीज़ों को थोड़ा सा हम साइड में भी रखें, तो हमारे लिए ये जो मौसम के जो एक तब्दीलियों का असर है वो कम हो सकता है। यकीनन इंडिविजुअल लेवल से शुरू करके हम और इज्तिमाई सतह पर आएँ तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन उसमें एक नेचुरल फैक्टर भी है, क्योंकि जो वो हमारे फ़िज़ाई असरात हैं उसमें चूँकि नवंबर का जो एवरेज टेम्परेचर है ना पिछले 40-50 साल से वो उतना कम नहीं है, तो लिहाजा क्या है कि रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं। दिन में आजकल भी देखें कि धूप हो तो बड़ी शिद्दत है, गर्मी है, और जो ही रात को वो ओस बनती है तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आ जाते हैं, हवा में मुअल्लक़ होते हैं, उसमें डस्ट और ये कार्बन पार्टिकल सब जाते हैं। ये तो हो गया कुदरती। अच्छा। उसके ये तो फॉग की शक्ल में पहले भी होता था। अब हम जो ऐड कर रहे हैं उसमें ऑटो व्हीकल इमिशन से हो, इंडस्ट्रियल से हो, एग्रीकल्चर वेस्ट से हो, तो वो हम स्मोक ला के दोनों को मिला के स्मोक बना दिया हमने। तो उसमें दोनों फैक्टर हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज के अंदर जो टेम्परेचर में वेरिएशन आई है वो कुदरती है, दूसरा हमारी अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं, इन दोनों ने मिलकर उसको इतना इंटेंसिफाई कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है हमारा गवर्नेंस का, कि जो हमारे ऑटो व्हीकल इमिशन के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं हमारे, उनको इम्प्लीमेंट करें। दिल्ली को देखें कैसे उन्होंने साफ़ करके रख दिया, बाहर निकालें इधर से पिछले 8-10 सालों में। ओके, तो यहाँ हम भी कर सकते हैं, हम और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएं। अगर गवर्नमेंट की जानिब से स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे और उस पर इम्प्लीमेंट होगा तो इससे भी हम इस पे काबू पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप कोई मुश्किल समझते हैं? बात नहीं, गवर्नेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो तो यही जैसे अभी हम सो यू हैव सेड के ऑटोमोबाइल्स के हवाले से जो इश्यूज है सबसे ज़्यादा वही हैं, या फिर ये जो फसलों को जला देते हैं इस टाइप की चीज़ें, फसलों को उसके जलाने ऊपर वाला भी भी है, काफ़ी ऑटोमोबाइल्स का भी है, इंडस्ट्री का भी है, और जो आपने अभी जिक्र किया कि वो जो थर्मल पावर जनरेशन हो रही है हमारी वो भी है, लेकिन वो तो एक टाइम बीइंग के लिए मैं समझता हूँ है, एक एंटीबायोटिक हमने ली हुई है और नॉट फॉर एवर। जब हमारे हाइड्रो पावर की जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में अंडर पाइपलाइन है 5, तो यही हमारे जो रिवर झेलम पर कंप्लीशन है, इनके आने से बाई 2030 जो है इंशाल्लाह ये थर्मल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, फेज आउट कर लेंगे इसे हम, जो कि प्लान तो हमारा 2025 था लेकिन वो डिले हो गया फॉर सम रीजंस। तो वो जब फेज आउट होता है हमारा थर्मल तो फिर हम हाइड्रो पे आ जाते हैं, और हमारे लिए ईवी शीवी भी बहुत मुश्किल होगा, बड़ा एक्सपेंसिव है सारा। हमारा सर्वाइवल ईवी कार्स आ भी रही हैं ना, अब तो पाकिस्तानी कंपनीज भी कुछ इन्वेस्ट कर रही हैं और चार्जिंग स्टेशंस भी लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कोई ना सोर्स तो होगा ना, वो सोर्स जब तक हाइड्रो नहीं होगा हमारा सर्वाइवल, हमारी डेवलपमेंट हाइड्रो में है। उसकी कॉस्ट, उसकी जो हमारे यहाँ, और अल्लाह ने फिर हमें दिया भी इस हिसाब से है कि हम उसको मेरे ख्याल है नाशुक्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जितना हमारे पास हाइड्रो का पोटेंशियल है हम तो बिजली दे सकते हैं दूसरों को। ट्रू। डॉक्टर साहब, ईवी कार्स की सिर्फ जो आपने ऑटोमोबाइल का जिक्र किया, तो आपको लगता है कि जो मेन जो हमारे लाहौर सिटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं स्मॉग के हवाले से, सिर्फ दिस इज़ द ओनली रीज़न या कोई और वजह भी है, और इसको काबू पाना इतना ही ईजी है जो डॉक्टर इरफान साहब ने सोल्यूशन बताया? बात ये है कि ये जो मैं बात कोट कर रहा हूँ ये रिसर्च ये भी अब आउटडेटेड है। अब हकीकत ये है कि इतने सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है तो नई रिसर्च नहीं आई सामने। हमें चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ और ये तमाम डिपार्टमेंट्स के वो कम से कम एम्पेरिकल डेटा तो इकट्ठा करें, लेकिन जो पुरानी ये इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैक्सिमम जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, चिंची हैं, इस तरह के और जो व्हीकल्स हैं जिनके अंदर अच्छा इफ़ेक्टिव कंबस्शन नहीं हो रहा, तो एक तो वो बहुत सबसे बड़ा फैक्टर वो है। उसके बाद ज़ाहिरी बात है आपने ये एग्रीकल्चर जो है वेस्ट है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल, अभी आपने खुद जिक्र किया कि हम सारी दुनिया में 0.5% से भी कम है हमारा यानी फुटप्रिंट कार्बन में, तो फिर हमारे यहाँ क्यों ये स्मॉग हो रहा है? ये तो उन मुल्कों में होना चाहिए, उन मुल्कों में क्यों नहीं है? तो कुछ तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जो सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो उनकी व्हीकल्स की जो सालाना इंस्पेक्शन होती है, जिसको मुख्तलिफ मुल्कों में वो बाकायदा MOT इंग्लैंड में होता है, इस तरह मिडल ईस्ट में होता है, US में होता है, उस वक्त वो इंस्पेक्शन करके देखते हैं कि इसकी कार्बन कितनी एमिट हो रही है। और इसी तरह चाइना, अभी जिस तरह जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, दिल्ली ने अपना इम्प्रूव कर लिया है,
हमारे वर्ष हो गए, अभी तो मुल्तान वर्ष हो गया, जी कराची बेस्ट जा रहा है वैसे तो, लेकिन चाइना का बहुत ख़राब था चंद साल पहले, बीजिंग का। लेकिन फिर आपको याद होगा कि उन्होंने फॉसिल एग्जैक्टली फॉसिल फ्यूल्स उन्होंने रोक दिया था, बिल्कुल उन्होंने आपको याद फॉसिल होगा। फ्यूल्स को रोका, उन्होंने गाड़ियों को रोका, उनके दिन मुख्तस किए, उसके बाद उन्होंने डेज रखे कि कौन सी गाड़ियां कब शहर में आ सकेंगी। लेकिन उन्होंने जब बिल्कुल स्टॉप किया था डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, तो उस वक्त उनके पास भी कुछ पावर जनरेशन के इश्यूज आ गए थे, फिर उन्होंने थोड़ा सा हाफ एक हम कह सकते हैं कि पॉइंट ठीक जो है है, वो तो कम किया। बतदरीज एक दिन में नहीं होगा ये तो अगर हम राइट। मुस्तकिल करें। अभी आई थिंक जो इस पूरे खत्ते के अंदर जो सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक की कोशिश है कि 30 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब जो है वो कम करना चाह रहे हैं, जो इसमें वो एमिशंस या वो जो आपके PM 2.5 जो आपके हवा में जाती हैं पार्टिकल्स जो आपके तहलील हो जाते हैं और वो आपके एक्चुअली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और वो कार्सिनोजेनिक हैं, और एक एवरेज के मुताबिक आप तकरीबन अगर आप सारा दिन गुजारते हैं तो यू लिटरली स्मोकिंग, तो वो चीज़ को कम करने की कोशिश जो है उसमें हमने सारी चीज़ों पे फोकस करना है। हमने वेस्ट को भी करना है, कूड़ा जलाते हैं आज भी, इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आप गुजरेंगे तो कूड़ा जलाते हैं, तो ये तो रोका जा सकता है ना। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये ईजीली अचीव हो सकती हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हमें पैसे देंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स तभी हम करेंगे, ये तो हम कर सकते हैं। ये मेरा मकसद ये था कि हम ये तो करें ना, वो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह करें, लेकिन ये जो इजीली टारगेट से करें ताकि लोगों का जो माहौल है, उनकी जो ज़िंदगी है वो मज़ीद ना ख़राब हो। एंड बीइंग फ्रॉम द मेडिकल स्टैंड पॉइंट, कैंसर की जो इजाफा हो रहा है वो भी बहुत सीरियस है। ये तमाम चीज़ें नहीं, ये तो फिर बिल्कुल देखना चाहिए। जहाँ से ये स्मोक का लफ्ज़ इजाद हुआ, जी 1952 का लंदन स्मोक मशहूर है जी। 56 में आगे जरा क्लियर हुआ था और 58 में लंदन ओके हो गया था, तो उनको भी 6-7 साल लगे थे। ये फर्स्ट टाइम जो स्मोक वहाँ हुआ अच्छा, 1952 तो था। इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा ऑटोमोबाइल के ऊपर ही फर्दर बात कर रहे हैं, और ऑटोमोबाइल थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की जानिब से जो ये ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है, इनमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा अगर ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कार्बन पब्लिक सर्विस जो नॉर्मली होती है, तो इसमें क्या आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि हम कार्बन एमिशन ना करें, इसमें थोड़ा सा ये फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो? नहीं, सबसे अहम चीज़ तो इंजन मेंटेनेंस है आपकी, प्रॉपर हो तो आपकी कंबस्टन जो है ना कंप्लीट होगी। अब ये जो मसला है इनकम्प्लीट कंबस्टन है, फ्यूल अडल्ट्रेशन काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हो गई है, प्राइस से पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी, वो हो गई है। उसकी जो मेंटेनेंस है हमारे यहाँ, तो एक माइंडसेट है ना, जब तक गाड़ी को कुछ धक्के वक्के ना लगे वो ट्यूनिंग नहीं होती, जब तक ट्यूनिंग नहीं जब तक अगर वो एक अच्छा, कंपनी ने कहा है कि इतने माइल करना पड़ेगा ना, ये तो लोगों को थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल्स, इतनी बड़ी बड़ी बसें हैं, ट्रक्स हैं, हैवी ड्यूटी Overload और है, ट्रांसपोर्ट ओवरलोड ज़्यादा है, लगती है। तो उनके अगर टाइमली उनका तेल नहीं तब्दील होगा, और तेल जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा अगर वो अडल्ट्रेटेड होगा, उसमें मिलावट होगी, उसमें पुराने वाले तेल को रीयूज़ किया गया होगा साफ़ करके, रिफ़ाइन करके, तो वो उसको कम्प्लीटली बंद करना है। जहाँ अडल्ट्रेशन हमारे खाने में है, इसी तरह ये भी उतनी ही मुज़िर है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे सेहत के ऊपर इसका असर हो रहा है। तो एज खाने के लिए इंडिविजुअल भी सही बहुत सांस के सारी साथ अंदर जा रहा है, सांस के साथ अंदर बिल्कुल, जा रहा है और बिल्कुल। हमारे चेंज हो गया बस। ब्लड में जा रहा है। नहीं, तो डॉक्टर साहब इट मीन्स के डॉक्टर इरफान साहब कि हमारी इंडिविजुअल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। हमें अपने राइट्स याद हैं, ड्यूटीज़ नहीं याद हैं। बिल्कुल सही बात है। राइट मैं डॉक्टर इरफान आपसे ही पूछूंगी कि क्लाइमेटिक अगर थोड़ा सा चेंज की बात करें, और अभी अगर थोड़ा सा जो COP29 में चीज़ें पेश की गई, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी एम्फेसिस किया गया, और अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे आपने 2025 का जिक्र किया, और कहा यह गया कि अब हम ताजिकिस्तान की जो एक दावत है उसके वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे समिट के हवाले से बात करेंगे, तो आपको लगता है कि अब जो है वो थोड़ा सा कुछ तो काम होगा, कुछ तो आइस ब्रेक होगी, एटलीस्ट ऐसी समिट्स ही तो आपकी वॉइस रेस करने का पर्पस बनती हैं? बिल्कुल उम्मीद तो की जा सकती है, उम्मीद रखनी भी चाहिए, लेकिन वही जो मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया था कि हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे थे, वहाँ पर फार्मूला जो आज तय हुआ आर्टिकल 6.4 का, वो कार्बन फाइनेंस है। कार्बन फाइनेंस इज बेसिकली ट्रेडिंग, कि मेरी है कंपनी, मैं धुआं छोड़ रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने दरख्त लगाए हुए हैं, हम आपस में कर लेंगे इतने करार में। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस जो लॉस एंड डैमेज के कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि भाई पूरे क्लाइमेट से हमारा ये है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें अडेप्टेशन के लिए चाहिए, उसमें आप फाइनेंस करें बिकॉज यू आर दी कल्प्रिट्स। वो उस तरफ से हट के फोकस आ गया कार्बन फाइनेंसिंग पे, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, आज जो बड़ी अचीवमेंट हुई है, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था थोड़ी देर पहले, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि वो अचीव कर लिया, क्योंकि जो आर्टिकल 6 है ना पेरिस अकॉर्ड का,
उसमें ये था कि हम मेजर्स तय करेंगे। तो 2015 में हुआ था ना, आज 9 साल हो गए। 9 साल में तो हमने ये लेकिन तय तो किया। किसी ने आवाज भी तो रेज नहीं की ना। पाकिस्तान ने सबसे पहले 3 साल पहले की है। लॉस एंड डैमेज फंड की भी बुनियाद जब भी रखी गई ना, जब फ्लड आया और फ्लड आया तो ऑफ कोर्स। हाँ, अदरवाइज तो हमारे यहाँ तो सूरत हाल इतनी भी नहीं थी। उसमें अवेयरनेस की शदीद ज़रूरत है। आज भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है। क्लाइमेट के हवाले से बड़े पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ ही नहीं। मेरे साथ तो 2000 में मैं श्रीलंका में एक स्टेज पर कर रहा था, उनकी प्रेसिडेंट बैठी थी, उन्होंने टोक दिया था मुझे कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द लग्जरी ऑफ क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, समथिंग लाइक दैट, पीपल लिविंग एट द मार्जिन कैन नॉट सर्वाइव। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मैं पास्ट की बातों को छोड़कर अभी प्रेजेंटली मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ और डॉक्टर शुमाइल दाद आपसे पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, अब अगर थोड़ा सा हम फिर अगेन अपने मुल्क की सूरत हाल को देखते हैं और अपने मुल्क की जो एक सिचुएशन है इसको सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, लाहौर के हवाले से और ख़ास कर जो पाकिस्तान में अब मौजूदा चैलेंजेस हैं, डैम्स का आपने जिक्र किया कि बहुत सारा पानी होता है, ड्रेन हो जाता है, हम बिजली भी बना सकते हैं, उस पानी को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो क्यों ना हम जो एक PSDP के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो तमाम हमारे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट की जानिब से बनाया जाए कि इसमें इन्वायरमेंटल जो डैमेजेस होंगे उसको ज़रा मद्देनज़र रखा जाएगा, उसको ज़रा जहन में रख के फिर आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया। एक्चुअली ये अवेयरनेस जब से आप देखते हैं कि बहुत से मुल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो ख़ास तौर पे जिक्र करते हैं कि हमने इसमें ये रिसाइकल मटेरियल डाला है या हमने यहाँ पे इतनी एमिशन कम की है या हमने इसके लिए जो बिजली थी वो हमने अल्टरनेट मीन से की है। तो हमें ये तमाम कंस्ट्रक्शन, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ वो अपना फुटप्रिंट कर रहे हैं, एक तो वहाँ पर उसको उसका हिस्सा बनाना चाहिए, उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें डालना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे भी। उसके साथ साथ फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इनोवेट कर रहे हैं या कंजर्व कर रहे हैं, पानी को कंजर्व कर रहे हैं, एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, फिर जिसको आप कहते हैं एनर्जी ऑडिट्स, बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल एंटिटीज़, उसका हिस्सा बनाया जाए है ये, लेकिन उसको उस तरह से लाया जाए कि इसकी अहमियत को जो है फिर इसके अंदर सिर्फ यानी कि सज़ा दे के नहीं बल्कि इंसेंटिवाइज करके तो फिर ऑटोमेटिकली एक जिसे कहते हैं एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। अभी अगर हम देखें एक चीज़ हम देखें कि इस साल अभी भी आज की भी आपकी खबर थी कि हमारे जो IPPs हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो उनको नुकसान हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं एक महंगाई होने की वजह से उन्होंने अपने कंजम्पशन पैटर्न्स कम किए हैं, और सोलर पैनल्स की तरफ गए हैं और दूसरी चीज़ों पे गए, अल्टरनेट्स की तरफ गए। वो क्यों गए? वो महंगा हो गया था। तो इसी तरह से आप अगर ये करेंगे तो उसके रिजल्ट्स साल 2 साल में आना शुरू हो जाएंगे और उसके आउटपुट से फिर आप जो हैं उसके पॉजिटिव आउटपुट्स ले सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह गवर्नेंस के ज़रिए implement की जा सकती हैं, but I think this is the need of the hour and COP29 can be the beginning where I think the Prime Minister comes back and he gives that direction to the rest of the government, but it needs to be done. Right, truly said. मैं डॉक्टर इरफान साहब से पूछूंगी। डॉक्टर इरफान साहब, अब जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस समिट्स का जिक्र हुआ, लेकिन वो कंट्रीज़ जो ऑलरेडी कार्बन एमिशन कर रहे हैं उनके लिए आपने एडेप्टेशन प्लान्स के हवाले से जिक्र नहीं किया। वो प्लीज़ बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए जो ऑलरेडी ये कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उनके लिए तो अडेप्टेशन ही उनके लिए मिटिगेशन है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज। पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन आप मुझे उसका सोल्यूशन बताएं, सजेशन दें कि उन्हें क्या करना चाहिए। चाहिए कि उनको कम करें अपने इमिशंस को जी, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना क्लाइमेट की तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पहला स्टेप है, फिर मिटिगेशन प्लान है, फिर अडेप्टेशन प्लान है। हम लोग जिनका 0.1% से भी कम है, हम और क्या मिटिगेट करेंगे अपनी ज़रूरत से? हमें तो अडेप्ट करना है कि जो इम्पैक्ट हो रहे हैं हम पर। मिटिगेट तो वो करेंगे जो जनरेट कर रहे हैं। तो उनके लिए तो मिटिगेशन प्लान है कि अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी जितनी भी उनकी है उसको, क्लाइमेट कंपैटिबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। हम ये कहते हैं जी हमारी बिल्कुल जो है ना ग्रीन एग्रीकल्चर हो, ग्रीन डेवलपमेंट हो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसी तरह है वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करने पे तैयार नहीं है। हमसे कहते हैं हम अडेप्ट करें,
बट दे आर नॉट सर, विलिंग टू मिटिगेट। बिल्कुल बिल्कुल ये वो चले, चीज़ है कि जो गुफ्तगू डेवलपिंग जारी है ना, और करना मैं ये उनको। चाहती हूँ कि करेंसी अपडेट्स अगर हमारे पास हैं तो वो हम अपने नाजरीन को दिखा सकें कि आज की जो करेंसी अपडेट्स हैं, आज की जो करेंसी वैल्यूएशन है वो क्या रही। यूरो बाइंग रही 295.04 के लेवल पर और सेलिंग इज 295.57। यूके पाउंड बाइंग रही 354.08, सेलिंग वाज 354.67 पे सेलिंग रही, जबकि यूएस डॉलर बाइंग रही 277.8, सेलिंग वाज 278.3 एंड चाइनीज युआन बाइंग रही 38.78, जबकि सेलिंग वाज 38.85। नेक्स्टली जीसीसी अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जी। So GCC updates here. Saudi Riyal buying rahi 73.94, selling was 74.07. UAE Dirham buying at 76.16, selling was 76.29. Omani Riyal buying rahi 724.16, selling was 725.12. And lastly Kuwaiti Dinar buying rahi 903.12, selling was 904.75. जी, आपने करेंसी अपडेट्स देखी और आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट COP29 में। डॉक्टर शुमाइल दाऊद से लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, करेंसी के हवाले से मैं बात पूछना चाहूँगी कि एक स्ट्रेंथन पोजीशन दिखाई दे रही है आफ्टर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हम सोच रहे थे कि शायद कुछ करेंसी में थोड़ा सा एक वहाँ पे स्ट्रांगनेस देखी जाएगी या पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन फ्लक्चुएट करेगी, बट देयर इज़ नो हार्म। अभी हमारी जो एक करेंसी है वो बड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है अभी तो इस वक्त डेफिनेटली, चूँकि हमारी जिसे कहते हैं इंपोर्ट्स को हमने कर्टेल किया था तो वो एक पॉजिटिव वो रहा, तो हमारी जो इमीडिएट नीड्स थी वो भी पूरी हो गई, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्ट जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई और पिछले रिकॉर्ड्स भी तोड़े। तो ये तमाम चीज़ों में फिर लिक्विडिटी, हमारा जो क्रंच था वो ख़त्म हो गया, हमारे रिजर्व्स बेहतर हुए। तो इन हालात में तो वी आर इन अ गुड सिचुएशन एंड डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इलेक्शंस खुशुसलूबी से हो गए और अब उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस की वजह से शायद जो है वो स्ट्रेंथन हो, प्लस वहाँ पे भी जो इंटर बैंक रेट्स हैं उसके अंदर भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है। सो all those things are equating towards stability for as far as the US dollar is concerned। लेकिन हमारा दारोमदार obviously हमारी import और हमारी ज़रूरत पे है और हमारी liquidity पे है। So going forth अगर हमारे exports भी बेहतर हुए और हमारी exports of commodities, हमारे agriculture produce, right. so all of this will definitely help in paving our way all the way to June with hopefully with stable US dollar to parity to Pak rupee। वेल थैंक यू सो मच। डॉक्टर शुमाइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट COP29, जो कि ये समिट क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकने के लिए और ख़ासकर वो कंट्रीज़ जो इससे डायरेक्टली सफ़र हो रहे हैं इसकी मद्देनज़र रखने के लिए ये पेश की जा रही है और यकीनन इस समिट से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आवाज़ रेस करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान का केस जो है वो सबमिट किया है, यकीनन इसमें कोई ना कोई हमें इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। दैट्स इट। इस नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इकॉनमी इन फोकस में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।